यूक्रेन पर रूस के उस विध्वंसक प्रहार की जहां निप्रो में फैब 3000 से कैसे हमले को अंजाम दिया गया, ये देखिए तस्वीर। आपको बता दें, इसी हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया। रूसी अटैक से कैसे सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचा, उसकी तस्वीर देखिए। और रूसी मिलिट्री ट्रक पर यूक्रेनी हमले की अगली तस्वीर। होवित्जर से यूक्रेन ने टारगेट बनाया। रूस के चलते सैन्य ट्रक में आग लगी और ट्रक से बाहर निकलकर जवान कैसे भागा, यह देखिए तस्वीर। आपको बता दें, लगातार इसी तरह सैन्य मूवमेंट्स को ट्रैक करके टारगेट किया जा रहा है और यह रूसी मिलिट्री ट्रक पर यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले की वो तस्वीर जहां होवित्जर से यूक्रेन ने इसे टारगेट किया। रूस के इसी जलते हुए सैन्य ट्रक में चलते हुए ही सैन्य ट्रक को टारगेट किया गया, जिसमें आग लग गई और ट्रक से बाहर निकलता जवान भाग निकला। और रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का हमला। एक और बड़ी खबर, तस्वीर जहां डोनेट्स्क में रूसी सेना पर कैसे अटैक हुआ, यह देखिए। ग्रेनेड लॉन्चर से टारगेट को हिट किया गया। डोनेट्स्क में रूसी सेना पर अटैक, जहां रूसी सैनिकों को लगातार यूक्रेन की तरफ से कैसे टारगेट किया जा रहा है, उसकी एक और तस्वीर। और रूस की तैयारी पर यूक्रेन का ड्रोन प्रहार। एक और बड़ी खबर है, हथियार ले जा रहे व्हीकल पर कैसे अटैक हुआ, उसकी तस्वीर। यूक्रेनी ड्रोन हमले से रूसी व्हीकल कैसे तबाह हुआ, ये देखिए। रूस की लगातार तैयारी पर यूक्रेन की नजर है और यूक्रेन ने ड्रोन प्रहार किया, जहां एक और ऐसी मूवमेंट को टारगेट करते हुए कैसे हिट किया गया, ये देखिए। हथियार ले जा रहा व्हीकल ध्वस्त। और रूस के ब्रांस्क में यूक्रेन का हमला। एक और बड़ी खबर है, जहां ब्रांस्क में ब्रिज हमले से इसे कैसे टारगेट करते हुए तबाह कर दिया गया, तस्वीरें सामने आई है। ब्रिज पर यूक्रेन ने भीषण बमबारी को अंजाम दिया। लगातार हो रहे हमले के बीच कैसे इस ब्रिज को उड़ा दिया गया, यह देखिए। और आज की बड़ी खबर जो ईरान से आई, परमाणु बॉम्ब बनाने पर ईरान अड़ा हुआ है। ईरानी संसद के उपसभापति अली मुताहारी का यह बयान, हमारा असली लक्ष्य परमाणु बॉम्ब बनाना है। परमाणु बॉम्ब बनाने से पीछे नहीं हट सकते, किसी भी कीमत पर परमाणु बॉम्ब बनाएंगे। अब यह बयान जिस वक्त सामने आया है, इसके मायने क्या हैं और आने वाले वक्त में किस तरीके से तैयारी को लेकर मिल रहे संकेत के बीच यह एक बार फिर से साफ कर दिया गया कि परमाणु बॉम्ब बनाने से पीछे नहीं हट सकते और किसी भी कीमत पर परमाणु बॉम्ब बनाकर रहेंगे। ईरान लगातार अपने इरादे सामने रख चुका है। इजराइल की तरफ से हुए हमलों के बाद भी उसने साफ कहा कि उसका परमाणु प्रोग्राम जारी है, लेकिन अब लगातार पिछले कई दिनों से रुक रुक कर ये बयान इस बात को और कंफर्म कर रहे हैं कि कैसे ईरान अपने इस मकसद में आगे बढ़ चुका है। फिलहाल कहां पहुंचा ईरान का परमाणु कार्यक्रम, यही एक बड़ा सवाल। इंफॉर्मेशन, 12 दिन की जंग से परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान। हालांकि ईरानी परमाणु ठिकानों पर गतिविधियां जिस तरीके से देखी गई हैं, उसको लेकर तस्वीरें सामने आई। ईरान परमाणु संयंत्रों की रिपेयरिंग कर रहा है और परमाणु बॉम्ब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम मौजूद है और इस बीच बड़ी बात यह है कि ईरान के लिए परमाणु बॉम्ब जरूरी क्यों है, क्योंकि इजरायल, अमेरिका, नेटो से खतरा है और परमाणु हथियार अंतिम सुरक्षा कवच है। इजरायल से रणनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए परमाणु बॉम्ब जरूरी भी है। लेकिन इस बीच रूस यूक्रेन फ्रंट से एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां खेरसों में रूस के विध्वंसक प्रहार की एक और तस्वीर सामने आई है। ग्लाइड बॉम्ब से रूस ने इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले में तबाह हुआ खेरसों ब्रिज। और ज़ेपोरिज़िया में रूस के प्रहार की अगली तस्वीर, जहां यूक्रेनी ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए गए हैं और आपको बता दें हमलों में यूक्रेनी ठिकाने कैसे तबाह हुए, उसकी तस्वीर। ज़ेपोरिज़िया पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये रूस का प्रहार है, जहां यूक्रेनी ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए गए हैं। इसी हमले में यूक्रेनी ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया।
और सिडनी में गाजा को लेकर प्रदर्शन, सड़क पर उतरे 1 लाख प्रदर्शनकारी। जहां इजरायली हमलों का विरोध कैसे जताया गया उसकी तस्वीर अब आपके सामने। आपको बता दें, सिडनी में अब गाजा को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है और सड़क पर उतरे 1 लाख प्रदर्शनकारियों की यह तस्वीर देखिए। इजरायली हमलों का विरोध जताया गया। तो देखिए, इन तस्वीरों को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से प्रदर्शन लगातार और उग्र होता जा रहा है। कुछ हजार नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी इसी तरह सड़क पर डटे हुए हैं और ये गाजा को लेकर विरोध प्रदर्शन सिडनी में हो रहा है। तो फिलहाल इस बीच आपको बता दें, ईरान जिस तरीके से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रख रहा है, साफ है अमेरिका और इजरायल को ईरान ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है। अगर ईरान पर फिर हमला हुआ तो पहले से ज्यादा विनाश होगा। लेकिन इस बीच इस हमले से पहले, इस चेतावनी से पहले एक बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर मनीष इस वक्त और बड़े दावे कर रहा है। ऐसे में ईरान की इस तैयारी को लेकर भी क्या अपडेट, किस आधार पर अब ये परमाणु तैयारी को लेकर दावा किया गया? मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईरान का ये कहना है कि परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, किसी भी दबाव में बंद नहीं होगा और ये उनका अधिकार है। मौजूदा स्थिति में रूस और चीन जैसे मुल्क भी ईरान के साथ खड़े हैं और ऐसी स्थिति में अमेरिका, इजरायल या पश्चिमी देशों के दबाव में वो परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईरान को इस बात का एहसास है कि ईरान की सुरक्षा तभी तक है जब तक उनके पास परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़कर परमाणु हथियार में तब्दील हो जाए, वरना उसके आगे में जो एग्जाम्पल है उसके तौर पर उन्होंने देखा है कि लीबिया का क्या हाल हुआ, इराक का क्या हाल हुआ, सीरिया का क्या हाल हुआ, अफगानिस्तान का क्या हाल होगा। तो ईरान को यह लगता है कि उसके साथ ऐसी स्थिति ना बने, इसका एकमात्र उपाय यही है कि उसके पास परमाणु हथियार के तौर पर एक ऐसा ढाल हो जिसकी मदद से वो बच सके और ईरान इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब इसका परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। बहुत बड़ी खबर सामने आई है मनीष, और इसको लेकर भी आपसे सवाल करूं उससे पहले जानिए कैसे अमेरिका और इजरायल को ईरान ने ये बहुत बड़ी धमकी दे दी है। अगर ईरान पर फिर हमला हुआ तो पहले से ज्यादा विनाश होगा। अगर हमला हुआ तो युद्ध क्षेत्र का भूगोल बदल जाएगा। और IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर अली मोहम्मद नईनी का ये बयान सामने आया है। हालांकि किस तरीके से इस बयान का मतलब समझा जाए, मायने क्या है, क्योंकि अब लगातार ईरान बड़े स्तर पर परमाणु तैयारी को लेकर भी दावे कर रहा है, जिस पर मैंने मनीष से सवाल किया। ऐसे में एक और ऐसा बयान, IRGC प्रवक्ता का यह बयान सामने आया है जिसमें साफ है कि किस तरीके से इजरायल और अमेरिका को वो सीधी चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि क्या मध्य पूर्व का भूगोल बदल जाएगा? बड़ी जंग की आहट को देखते हुए इस खबर को समझिए, जहां ईरान ने पश्चिमी देशों और इजरायल को यह बड़ी धमकी दे दी है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो विध्वंसक जवाब मिलेगा। हालांकि किसी भी नए हमले का जवाब ज्यादा विनाशकारी होगा। IRGC प्रवक्ता ब्रिगेडियर अली मोहम्मद नईनी की यह धमकी, जहां हमले से युद्ध क्षेत्र का भूगोल पहले जैसा नहीं रहेगा, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 से भी बड़ा जवाब मिलेगा। मतलब क्या है? क्योंकि ईरान फिर से हमले के लिए पूरी तरह तैयार है, ना एटमी प्रोग्राम रोक रहा है और धमकियों से तो डरा ही रहा है। हालांकि अमेरिका से तनाव के बीच रूस की बड़ी तैयारी को लेकर एक खबर है, जहां चीन के साथ रूस के मिलिट्री रिहर्सल की कैसे शुरुआत हो गई है। वॉर ड्रिल के दौरान एंटी सबमरीन वॉरफेयर पर कैसे जोर दिया जा रहा है, यह टाइमिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां साफ है कि किस तरीके से अब अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ही रूस की तैयारी को लेकर आज एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि चीन के साथ रूस मिलिट्री रिहर्सल शुरू कर रहा है और वॉर ड्रिल के दौरान एंटी सबमरीन वॉरफेयर पर कैसे जोर दिया जा रहा है, इस बारे में एक एक डिटेल अब आपके सामने होगी। और ट्रंप को पुतिन का डायरेक्ट मैसेज, चीन के साथ वॉर ड्रिल, क्योंकि यहां व्लादिवोस्तोक में वॉर एक्सरसाइजेस को लेकर खबर आ रही है, जहां समंदर और हवा में ज्वाइंट ऑपरेशन। इस बीच एंटी सबमरीन वॉर पर ज्यादा जोर, दोनों देशों की सेना युद्ध क्षमता बढ़ा रही है, वायु रक्षा और समुद्री युद्ध का भी प्रशिक्षण किया जा रहा है। ये वॉर ड्रिल किस लिहाज से खास है? रूस के नजदीक 2 अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन्स की तैनाती और ब्रिटेन के लैकेनहीथ बेस पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तैनाती। पोलैंड ने नेटो से मांगे हैं न्यूक्लियर वेपन और 5 लाख सैनिकों की सेना पोलैंड तैयार कर रहा है। हालांकि बेलारूस के राष्ट्रपति ने रूस से मांगे हैं और न्यूक्लियर वेपन। अब बेलारूस में ऑर्शनिक मिसाइल का जल्द डिप्लॉयमेंट भी होगा।
इस बीच एक और बड़ी खबर है और ये ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है चीन, क्योंकि ताइवान के उप विदेश मंत्री वू शिह्यूंग का ये बड़ा बयान सामने आया। ताइवान पर कब्जे की तैयारी में चीन जुटा हुआ है और ताइवान चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि लगातार चीन की तरफ से हो रही इस तैयारी के बारे में क्या संकेत मिलते हैं, क्योंकि चीन जिस स्तर पर अभी तक वॉर एक्सरसाइजेस को अंजाम देता आया है उसमें साफ है कि किस तरीके से उस तैयारी का वो बड़ा संकेत और ताइवान पर कब्जे की तैयारी में कैसे चीन जुटा हुआ है, ताइवान की घेरेबंदी किस लिहाज से चीन कर रहा है, उसी को लेकर यह चिंता इस वक्त भी सामने आ रही है। तो फिलहाल चीन कैसे कर रहा है ताइवान की घेरेबंदी? तो चीन कैसे कर रहा है ताइवान की घेरेबंदी? चीनी नेवी ने ताइवान के खिलाफ अलग टुकड़ियां तैनात कर दी हैं। ताइवान के एक इलाके की मैपिंग कर चुका है चीन। पीएलए का ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास और चीनी नेवी के युद्धपोत पनडुब्बियों की ताइवान के पास गश्त। हालांकि चीनी जेट ताइवानी वायु सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं और ताइवान पर चीन का लगातार आर्थिक दबाव भी। मनीष, ये सवाल मैंने कुछ घंटे पहले आपसे बातचीत में किया था। अब किस स्तर पर चीन ताइवान के घेराव को लेकर तैयारी कर रहा है? वॉर ड्रिल्स, एक्सरसाइजेस, नजदीक आना, ये सारी खबरें आए दिन आती रहती हैं। आज किस लिहाज से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं? देखिए सुरभि, मैं और आप दोनों ही ताइवान जा चुके हैं। जब चीन हर बार इस तरह के वॉर ड्रिल करता है, टेंशन बढ़ती है और फिर दुनिया को लगता है कि अच्छा चलो केवल वो वॉर ड्रिल था, लेकिन वही हिंदी में कहते हैं ना, भेड़िया आया और एक दिन भेड़िया आ जाता है। ताइवान बार बार ये कह रहा है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये महज वॉर ड्रिल था, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। हर वॉर ड्रिल के साथ चीन अपना शिकंजा कसता जा रहा है और इस बात का वो ध्यान रख रहा है कि कैसे उसे मौका मिलेगा, कुछ घंटे के भीतर वो कैसे ताइवान पर अपना कब्जा कर सकता है। जब अमेरिका या उसके सहयोगी देश उस वक्त व्यस्त होंगे, आज की तारीख में सिनेरियो ये है कि अमेरिका ताइवान हो या कहीं पर अपने ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजेगा। अमेरिका आज कई फ्रंट पर इन्वॉल्व है, वो चाहे मिडिल ईस्ट की बात हो, रशिया यूक्रेन की बात हो, और अब रशिया से तो सीधे सीधे वो टक्कर लेने की स्थिति में। ऐसी स्थिति में ये सही टाइमिंग है जब चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है और इसी आशंका को ताइवान के उप विदेश मंत्री ने बताया, क्योंकि उन्हें लगता है कि चीन इसका फायदा उठाने से बाज नहीं आएगा। चीन कभी भी ताइवान को लेकर कोई ऐसा चक्कर चलाएगा जिसमें कि उसे लगेगा कि बस कुछ घंटे का विंडो है और कैप्चर कर लो, और कैप्चर होने के बाद तो बस नेगोशिएशन ही होगा। एग्जैक्टली। लेकिन अब अमेरिका और रूस में एटमी तनाव के बीच क्या नया दावा किया गया है? एक और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि यूक्रेन ने रूस की एटमी सबमरीन को लेकर यह दावा किया है। रूसी पनडुब्बी की सीक्रेट जानकारी हमारे पास। सबमरीन K-555 कनाज प्रोजुस्की को लेकर यह दावा किया गया है कि इसी साल रूसी नेवी में शामिल नई सबमरीन। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके पास रूस की एटमी सबमरीन की सीक्रेट जानकारी है। अब यूक्रेन का ऑपरेशन K-555 है क्या? क्योंकि दावा यह किया गया है कि रूस की एटमी सबमरीन के सीक्रेट दस्तावेज हमारे पास हैं। पनडुब्बी के दैनिक लॉगबुक के साथ सीक्रेट दस्तावेज भी मिले हैं। दस्तावेज में युद्ध और नियमित संचालन का विवरण है। हालांकि रक्षा मंत्रालय यूक्रेन का जो इसको लेकर खुफिया निदेशालय की तरफ से बड़ा दावा किया गया, ये हमने आपको बताया। अब किस सबमरीन को लेकर यह दावा है? एटमी सबमरीन K-555 कान्यास प्रोजुस्की को लेकर, सबमरीन 955A बोरी ए श्रेणी का हिस्सा। बड़ी बात यह है कि 24 जुलाई 2025 को नौसेना में शामिल हुई पनडुब्बी और उत्तरी बेड़े में 31वीं सबमरीन डिवीजन में ये शामिल। सबमरीन में 10 न्यूक्लियर मिसाइल तैनात की जा सकती है। अब यूक्रेन रूस जंग को लेकर एक और बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां अमेरिका रूस में सैन्य टकराव के संकेत हैं और ट्रंप के प्रमुख सलाहकार ने यह बयान दिया है। रूस के खिलाफ सभी तरह के विकल्प, आर्थिक कूटनीति के अलावा विकल्प। ट्रंप के प्रमुख सलाहकार स्टीफन की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया, सुनिए। तो रूस पर ट्रंप के प्रमुख का ये बयान और ट्रंप के प्रमुख सलाहकार ने ये बयान दिया, जहां कहा कि रूस के खिलाफ सभी तरह के विकल्प हैं, आर्थिक कूटनीति के अलावा भी विकल्प। आपको हम बताते हैं ट्रंप के प्रमुख सलाहकार स्टीफन मिलर का ये बयान क्या संकेत देता है, क्योंकि ट्रंप के प्रमुख सलाहकार ने जो बयान दिया वो आपने सुना। रूस के खिलाफ सभी विकल्प मौजूद हैं, ये बात इस बयान में कही गई है। यूएस के सीधे जंग में उतरने की आशंका को देखते हुए यह बयान मायने रखता है। हालांकि यूक्रेन को यूएस हथियार सप्लाई में तेजी भी संभव है और आर्थिक प्रतिबंधों को और कड़ा यूएस कर सकता है। अब ट्रंप के प्रमुख सलाहकार का अजीब बयान, क्योंकि रूस को जंग में फाइनेंस कर रहा है भारत और रूस से तेल खरीद कर मॉस्को को मदद। आपको बता दें, रूस से तेल खरीदना जल्द बंद करे भारत।
इस बीच आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर कौन है ट्रंप के ये खास स्टीफन मिलर, यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के प्रमुख सलाहकार और व्हाइट हाउस में डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ। सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के लिए इनकी पहचान और अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए भी ये जाने जाते हैं। हालांकि साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के ये काफी नजदीक आए। अब मनीष, अपने एक्ट को या अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए आप कुछ भी तर्क दे देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप खुद अपनी डील्स के लिए नहीं जाने जाते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जो आप अपना रहे हैं प्रोपेगेंडा, उसमें आप एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए ये तर्क। देखिए, स्टीफन मिलर आज की तारीख में व्हाइट हाउस के मोस्ट पावरफुल मैन हैं। हाँ। और आप कहें तो ट्रंप का दिमाग वही है। ट्रंप कुछ बोल रहे हैं, उस पर मैं उतना सीरियसली नहीं लेता, लेकिन स्टीफन मिलर कुछ बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसी दिशा में आगे काम करेगा। अब वो भारत के प्रति जिस तरीके के नकारात्मक बयान दे रहे हैं या रूस को जिस तरह की धमकी दे रहे हैं, उससे मुझे ये लगता है कि स्टीफन मिलर को लेकर जो बात कही जाती थी वो कन्फर्म हो रही है। और वो बात ये है कि स्टीफन मिलर डीप स्टेट के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। यानी कि अमेरिकी डीप स्टेट जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसको वॉर चाहिए, जिसको रूस के साथ दुश्मनी चाहिए और रूस के साथ कहीं से दूरी तक भी खड़े होने वाले मुल्क उसे पसंद नहीं है, इसीलिए वो भारत के खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं। वो रूस के सहयोगी देशों के रूप में भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हमें इस फर्क को समझने की जरूरत है। लेकिन इसके बीच में स्टीफन मिलर जो बात कह रहे हैं कि रूस के साथ हर तरह का विकल्प मौजूद है, यानी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक के अलावा युद्ध तक भी हो सकता है। अगर ये बात है तो ये बहुत सीरियस बात है। और अमेरिका और रूस की सीधी जंग अगर होती है तो भारत के लिए भी आप कहें तो एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी कि वो किसका साथ दे। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर रशिया को फर्क क्या पड़ा? तमाम किसी भी सैंक्शंस का उसको कुछ असर नहीं हुआ। ऐसे में अपने बड़े स्तर पर तैयारी से सीधा रूस पर वार करने का ये जो नया दावा किया गया है, इसमें आखिर कितनी सच्चाई है, इस बारे में भी आगे आपसे करते रहेंगे मनीष बात। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी खबर है जहां पहलगाम हमले को लेकर खबर बहुत बड़ी है और पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ नए सबूत। जी हां, आतंकी हमले में शामिल तीनों पाकिस्तानी नागरिक थे और तीनों आतंकी लश्कर ए तैयबा के सीनियर कमांडर थे। आपको बता दें, तीनों आतंकियों को ऑपरेशन महादेव में ढेर किया गया और आतंकी सुलेमान शाह हमले का मास्टरमाइंड था। आपको बता दें, आतंकी अबू हमजा पहलगाम का दूसरा शूटर था, आतंकी यासिर पहलगाम का तीसरा शूटर। फिलहाल अब पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी साजिश के सबूत के लिहाज से यह खबर बहुत बड़ी है। और आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से अब तीनों आतंकी लश्कर ए तैयबा के सीनियर कमांडर थे, इसको लेकर इंफॉर्मेशन सामने आई है। तीनों आतंकियों को ऑपरेशन महादेव में ढेर किया गया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी साजिश के ये पक्के सबूत आखिर हैं क्या। 2 वोटर आईडी कार्ड, लाहौर का वोटर आईडी कार्ड मिला, गुजरात पाकिस्तान का वोटर आईडी कार्ड मिला, स्मार्ट आईडी चिप जहां सैटेलाइट फोन से तीनों के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स और चॉकलेट के रैपर कैंडीलैंड और चोकोमैक्स चॉकलेट रैपर भी मिले हैं। हालांकि फॉरेंसिक जांच के लिहाज से समझिए, जहां घटनास्थल पर 7.62 by 39 mm कारतूसों का मिलान हुआ और हमलावरों से बरामद AK-103 राइफल से भी। इसके अलावा फॉरेंसिक जांच के लिहाज से मारे गए आतंकियों का डीएनए का मिलान और घटनास्थल पर एक फटी हुई शर्ट से मिलान। डिजिटल एविडेंस और डिजिटल जांच के लिहाज से समझिए, जहां हमले के रूट को जीपीएस डिवाइस दिखाता है। एक और बड़ी इंफॉर्मेशन, एक अहम जानकारी उस आधार पर जो पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तानी साजिश के सबूत देती है। ये सभी आतंकी लश्कर ए तैयबा के कमांडर थे। इनमें एक आतंकी जिसका असली नाम सुलेमान शाह था, कोड नेम फैजल जट रखा गया, मास्टरमाइंड और मुख्य शूटर था। इसके अलावा दूसरा आतंकी जिसका कोड नेम अफगान था, असली नाम अबू हमजा था, ये हमले में शामिल दूसरा शूटर था। इसके अलावा तीसरे आतंकी की बात की जाए, इसका असली नाम यासिर और कोड नेम जिब्रान था। फिलहाल अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी क्योंकि आपको ये बताते हैं जो सबूत सामने आए हैं उससे पता चला कि कब और कैसे पहलगाम में आतंकी आए थे। हालांकि बड़ी खबर उस लिहाज से जहां मई 2022 में एलओसी पार कर गुरेज सेक्टर में ये शामिल हुए, 21 अप्रैल 2025 बेसरन घाटी के पास छिपे। एक और इंफॉर्मेशन उस आधार पर जहां आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 बेसरन आतंकवादी पहुंचे थे और एक और बड़ी बात जिससे ये साफ हुआ कि कैसे 22 अप्रैल 2025 को गोलीबारी कर ये भाग गए। हालांकि इन्हीं आतंकियों की लगातार कैसे ये मूवमेंट्स ट्रैक हुई और किस आधार पर ये तमाम सबूत अब सामने आए हैं, इस बारे में और डिटेल जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं जितेंद्र।
जी बिल्कुल, देखिए जितने भी सबूत वहाँ से मिले, यानी कि चाहे उनकी जो राइफल थी उसका बैलिस्टिक रिपोर्ट सामने आया जिसमें पता चला कि उसी बंदूक से गोलियां चली थी जो कि बैसरन घाटी में सैलानियों के ऊपर चलाई गई थी। इसके अलावा डीएनए प्रोफाइलिंग की गई, उससे अहम सबूत पता चले कि आखिरकार ये जो तीनों आतंकी हैं ये इस पूरे हमले के अंदर शामिल थे। एक फटी हुई शर्ट थी जिस पर खून के धब्बे थे, उससे डीएनए प्रोफाइलिंग की गई। जो चॉकलेट के रैपर्स घटनास्थल से मिले वो चॉकलेट इनके पास से बरामद हुई। तो ये इस तरीके के तमाम सबूत हैं जो फिलहाल भारतीय जांच एजेंसियों के पास मौजूद है और ये पुख्ता तौर पर अब कहा जा सकता है कि ये तमाम फॉरेन टेररिस्ट यानी कि जो तीनों पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं ऑपरेशन महादेव में, यही दरअसल बैरसन घाटी में सैलानियों पर हमले में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं भारत के पास अब अहम सबूत है जो इस बात को पुख्ता करता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट पूरी बैरसन घाटी में हुए आतंकी हमले में थी। जी, तो पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी साजिश के सबूत के बारे में बता रहे थे मेरे सहयोगी जितेंद्र। शुक्रिया जितेंद्र आपका। एक और बहुत बड़ी खबर है और ये पीओके के पत्रकार का बड़ा दावा। पीओके में फिर शुरू हुए ट्रेनिंग कैंप। आपको बता दें जैश लश्कर हुजी के ट्रेनिंग कैंप को लेकर ये बड़ी खबर है। अलकायदा ने भी ट्रेनिंग कैंप शुरू किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुए ट्रेनिंग कैंप को लेकर फिलहाल क्या बड़े दावे किए गए हैं, यही एक और बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें पीओके के पत्रकार का ये बहुत बड़ा दावा। पीओके में जेक्यूएम कमांडर रिजवान की पिटाई और लोगों के विरोध के बाद जनाजे में जाने पर गुस्सा। आतंकी रिजवान ने बंदूक दिखाई, लोगों ने पीटा। आतंकी भर्तियों के खिलाफ पंचायत बुलाने की तैयारी। हाईगला के अंदर जो वाकया पेश आया है जिसमें जमात अल दावा के कमांडर साहब की छितरोल की गई, रिजवान अनीस साहब और उनके साथियों की तारीखी छितरोल वहां पे हुई और घर वालों ने और पड़ोसियों ने और गिरदोनवा के जो लोगों ने उनकी तारीखी छितरोल की और उनको नान तान की लात और घुसे पड़े उनको, और वो वहां से भागे। और वहां से भागने के बाद उन छोटू के जो दोस्त थे, जो हमारा अजीज शहीद हुआ है वहां पे, हमें उसकी शहादत पे कोई किसी किस्म की शक व शुबात नहीं है, उसकी नीयत पे शक व शुबात नहीं है। लेकिन उन हाथों पर उन एक्सेस फ्राहम करने वाले चेहरों को हम बहुत बखूबी जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, किस तरह से हमारे बच्चों को मतलब कि वो वर्गलाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। और एक सुपर पावर के सामने जिनके पास दुनिया की जदीद तरीन गनें मौजूद हैं, जिनके पास बहुत वफर मिकदार में असला मौजूद है, और उनको 2, 4 और 5 बुलेट दे के, गन दे के उनको मौत के मुंह में धकेला जाता है। बढ़ते आगे। एआई के इस दौर में डीपफेक टेक्निक वो काम कर रही है जिसका नकारात्मक असर लोगों की छवि और सोच पर पड़ रहा है। डीपफेक समाज के लिए खतरा है, ये खतरा लोकतंत्र को भी है। इसी को देखते हुए डेनमार्क की सरकार ने कड़े कानून लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हां, यही बड़ी खबर है। डेनमार्क ऐसा पहला देश होगा जो डीपफेक के खिलाफ इतने सख्त कानून ला रहा है। इस कानून में बिना अनुमति किसी की आवाज या इमेज का नकली इस्तेमाल दंडनीय होगा। डीपफेक वीडियो या ऑडियो फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट हटाने होंगे। डीपफेक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके किसी की भी तस्वीर, वीडियो या ऑडियो को इस तरह से बनाया या बदला जाता है कि वो वास्तविक लगे, लेकिन वास्तव में वो नकली या कृत्रिम होता है। ये टेक्निक डीप लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती है। हालांकि डीपफेक के मकसद के तहत एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब कानून इसके खिलाफ जिस तरीके से लाया जा रहा है, आपको बता दें फेक न्यूज और गलत सूचना फैलाने के साथ साथ चरित्र हनन और साइबर बुलिंग। एक खबर इस लिहाज से भी समझिए जहां सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए भी ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि फेक न्यूज और गलत सूचना फैलाने के अलावा जो बड़ी बात हमने आपको बताई कि आखिर किस तरीके से चरित्र हनन और साइबर बुलिंग इसके जरिए की जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जहां राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक, क्योंकि ऐसे मैसेजेस डीप फेक के जरिए सर्कुलेट होते हैं जो जाहिर सी बात है सामाजिक या राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा कर सकती है। फ्रॉड और ठगी के इस्तेमाल के साथ साथ विश्वास का संकट, क्योंकि जाहिर सी बात है ये किसी और का नाम, इमेज और ऑडियो इस्तेमाल करते हुए सामने रखा जाता है। हालांकि आम लोगों को किस लिहाज से सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि कोई भी सनसनीखेज वीडियो देखने के बाद तुरंत शेयर ना करें। वीडियो के सोर्स की पुष्टि होना बहुत जरूरी है। शक होने पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च जैसे टूल से इसकी जांच भी की जा सकती है। हालांकि सावधानी बरतने के लिहाज से ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताए, लेकिन चौथी बड़ी बात कि किसी के बारे में भी ऑनलाइन वायरल चीजों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध कंटेंट को रिपोर्ट करें। अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है। रोजमर्रा की चीजें जैसे कि दूध, ब्रेड, अंडा, मक्खन, दही,
छाछ जैसी कई चीजें हैं जो आप और हम ऑनलाइन मंगाते हैं। और ये खबर वाकई बहुत जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन मंगाए गए खाने पीने की ये चीजें बीमार कर सकती हैं। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में कई ऐसे केसेस अब सामने आ चुके हैं जिसमें ऑनलाइन डिलीवरी कंपनीज आपको एक्सपायरी डेट का सामान भेज रही हैं या फिर एक दिन बची तारीख के सामान आपको डिलीवर कर रही हैं। ये भी देखने में आया कि कई प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट को हटाकर दूध, अंडा, ब्रेड जैसे सामान आपके घर भेजे जा रहे हैं। दिल्ली में इस गोरख धंधे का खुलासा खाद्य विभाग की कार्रवाई से हुआ। दरअसल खाद्य विभाग को कुछ शिकायतें मिली, जांच की गई तो पता चला कि नामी गिरामी ई-कॉमर्स कंपनियां एक्सपायरी डेट की खाने पीने की चीजों को डिलीवर कर रही हैं। इसके बाद खाद्य विभाग ने फूड डिलीवरी कंपनी की दक्षिण दिल्ली की एक यूनिट को सील किया। खाद्य विभाग को हर महीने 4 से 5 ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। ऑफर और सेल के दौरान ऐसी शिकायतों में इजाफा हो जाता है। हालांकि छोटे शहरों में भी ऐसी समस्याएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। अब ये ई-कॉमर्स कंपनीज कैसे आपके घर, हमारे घर खराब सामान भेज रही हैं, पीने का सामान हो या खाने का, सब कुछ डिलीवर तो आसानी से हो जाता है, लेकिन आप क्या कदम उठा सकते हैं इसके खिलाफ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि खराब सामान मिले तो आपको क्या करना चाहिए ये समझिए। ई-कॉमर्स कंपनी से कांटेक्ट करें और रिफंड मांगे। यहां तक कि ई-कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराएं। हो सके तो पिक्चर अपलोड जरूर करें, क्योंकि समाधान ना होने पर उपभोक्ता आप फोरम पर भी जा सकते हैं। अपने राज्य के FSSAI हेल्प डेस्क से भी मदद मांग सकते हैं। ऑनलाइन मंगाए गए सामान की एक्सपायरी डेट तो चेक करना बहुत जरूरी है। सामान अगर खराब क्वालिटी का है तो जाहिर सी बात है डिलीवर किए गए सामान को वापस कर दें या उसी वक्त चेक करके डिलीवरी ले ही ना, और OTP तो बिल्कुल भी शेयर ना करें। आज की एक और बड़ी खबर है। PM ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। जनजातीय समाज के लिए समर्पित थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का आज निधन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा, जनजातीय समाज के लिए समर्पित थे शिबू सोरेन। एक और बड़ी खबर है। भारतीय सेना पर कथित बयान के मामले में राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा कि सच्चे हिंदुस्तानी तो ऐसी टिप्पणी ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपको कैसे पता चीन ने जमीन हड़पी है, क्या आपके पास कोई दस्तावेज हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाकर राहुल गांधी को राहत दी है। हम सब जानते हैं कमीशन खोर कांग्रेस 10 साल तक राफेल नहीं ला पाई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि भारतीय वायु सेना को राफेल लड़ाकू विमान मिले। राहुल गांधी जी ने यही अपरिपक्वता और विकृत मानसिकता दिखाते हुए अशोभनीय अभद्र भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया। यूपी के 45 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 22 जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और बाढ़ की चपेट में 17 जिलों के 402 गांव। आपको बता दें, प्रयागराज में सबसे ज्यादा मुसीबत है। प्रयागराज में घरों में 9 फीट तक पानी भर चुका है। अलग अलग जगहों से आ रही अब ये तस्वीर एक आपके सामने, जो आपको बता दें कि यूपी के 45 जिलों में भारी बारिश के अलर्ट को लेकर खबर है। 22 जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। बाढ़ की चपेट में 17 जिलों के 402 गांव। और प्रयागराज में आई मुसीबत की ही ये तस्वीर आपके सामने, क्योंकि प्रयागराज में घरों में 9 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रयागराज की स्थिति दिखा रहा है तस्वीरें अब आपके सामने कि कितनी बड़ी समस्या से इस वक्त प्रयागराज जूझ रहा है। 12 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नतीजा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं। सैकड़ों परिवार फंसे हुए हैं। इस बीच एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की टीमें भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। इस मुश्किल की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। ये तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की। घर डूब चुके हैं, मंदिर डूब चुके हैं, न जाने कितनों का आशियाना छिन गया है। लोगों के जीवन को मुश्किल में डुबाने वाली ये बाढ़ हर बीतते दिन के साथ विकराल रूप लेती जा रही है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया, जिससे प्रयागराज में हालात बेहद खराब हो गए।
जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को डुबो दिया। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में लगातार बारिश हो रही और इसका सबसे बुरा असर प्रयागराज पर पड़ा है। 37 तहसीलों और 402 गांवों में बाढ़ आई है और 84,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। लोग बेघर हो गए और कई जगहों पर तो नावें सड़कों पर चल रही हैं। बाढ़ की इस चुनौती के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। घर में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। रात भर बाढ़ में फंसे परिवारों को फूड पैकेट बांटे गए। बाढ़ की इस विकट स्थिति के बीच प्रयागराज से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई। एक माता पिता कमर से ऊपर तक बाढ़ के पानी में डूबे हुए। कमर तक पानी में डूबे माँ बाप अपने मासूम बच्चे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उधर वाराणसी के सभी 84 घाट, जिनमें प्रमुख पर्यटक स्थल नमो घाट भी शामिल है, पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। नमो घाट पर बना विशाल नमस्ते स्कल्पचर भी आधा डूब चुका है। घाटों पर आवाजाही पूरी तरह ठप है और गंगा आरती अब छतों पर हो रही है। नाव नहीं चल रही है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की तस्वीर है, जहां जल पुलिस की चौकी पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। गंगा खतरे के बिंदु को पार करने के बाद 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से रविवार सुबह से बढ़ रही है। वाराणसी में भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें मोर्चे पर तैनात हैं। लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। वाराणसी में भी सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर चुके हैं। जिला प्रशासन ने 46 बाढ़ राहत शिविर बनाए, जिनमें 14 सक्रिय और करीब 1600 लोग शरण लिए हुए हैं। यूपी सरकार ने राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम बनाई है, जिन्हें प्रभावित जिलों में ग्राउंड जीरो पर उतारा गया है। ये मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों में 47,906 लोगों को राहत पहुंचाई गई। अब तक 343 मकान बारिश की वजह से ढह गए। 2,759 मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। प्रदेश में 4,015 हेक्टेयर ज्यादा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। इन प्रभावित क्षेत्रों में 493 नावों और मोटर बोट्स की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। भारी बारिश की चुनौती अभी थमती नहीं दिख रही। रविवार को ही सिर्फ एक दिन में अनुमान से 95% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें 4 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और प्रयागराज में अभी ताजा हालात क्या हैं, देखिए TV9 संवाददाता मनीष वर्मा की ये रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां अपने उफान पर है, जिसके चलते पूरा प्रयागराज अब बाढ़ की चपेट में आ चुका है। हमारी मौजूदगी इस वक्त छोटा बगाड़ा इलाके में, आप देख सकते हैं यहाँ जो मकान है आप उसमें देख सकते हो पूरे तरीके से पानी में डूब चुका है। तो पहली मंजिल तक का जो मकान है पूरी तरीके तक पानी में समा चुका है। लोग या तो छतों पर डेरा डाले हुए हैं या तो वो राहत कैंप पर जा चुके हैं। और इसी में आप देख सकते कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए राहत सामग्री उनको वितरण कर रहे हैं। जो रोजमर्रा की चीज है, ब्रेड है, दूध है, फल है, वो इस बाढ़ क्षेत्र में लोगों को बांटा जा रहा है ताकि इनको किसी तरीके की राहत थोड़ी बहुत मिल सके। आप ये नजारा देख सकते हैं, ये छोटा बगाड़ा का है प्रयागराज का। ये लोग हैं तमाम जो घरों में अब कैद होकर रह गए हैं। एक मंजिल तक इनका पानी पूरी तरीके से वो डूब चुका है मकान इनका। लोग छतों पर हैं और लगातार ये स्थिति और यहाँ पर प्रयागराज में बनी हुई है। और बाढ़ का जो पानी है वो लगातार गंगा और यमुना का बढ़ रहा है। और हालात ये है कि ये दोनों ही नदियां खतरे के निशान के ऊपर पार कर चुकी है। तो कमोबेश ये पूरी स्थिति अब लगभग प्रयागराज के निचले इलाकों में भी आप देख सकते हैं। मेरे दाहिने तरफ अगर आपकी हम बताएं तो ये कुंभ क्षेत्र है, जहां 6 महीने पहले महाकुंभ लगा था और जनसैलाब उमड़ा था। लेकिन आज तस्वीरें कुछ और है, यहाँ जनसैलाब आपको दिखाई देगा। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं पूरा जलमग्न है। लोग अपने घरों में रहकर कैद हो चुके हैं। तो तमाम लोग हैं जो उनको राहत पहुंचाने के लिए यहाँ पर राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। ये पूरी स्थिति जो है आप देख रहे हैं प्रयागराज की। मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे वही नजारा आपको दिखाई देगा। तमाम जो सैकड़ों की संख्या में जो मकान है पूरी तरीके से जलमग्न में। लोग जो है अपने बारजों पे, छतों पे डेरा जमाए हुए हैं। और इसी बाढ़ में जो है एनडीआरएफ पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको राहत कैंप में पहुंचाया जा रहा है। तो लगभग कहने का मतलब ये है तो बाढ़ की स्थिति लगातार भयावह प्रयागराज में बनी हुई है। और यहाँ के लोगों के लिए कुदरत की दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ जहाँ बाढ़ की स्थिति बनी है और वहीं 2 दिन से लगातार प्रयागराज में बारिश भी हो रही है। और वाराणसी में लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। वाराणसी में गंगा से सटे इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। वाराणसी के कई इलाकों में कमर तक पानी लग गया है। लोगों को पानी में
किसी तरह सड़क पार करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि लोग पूरी तरह डूब चुके हैं। ये देखिए तस्वीर, सड़क पर बाढ़ के पानी का कब्जा है। मकान, दुकान से लेकर कई हॉस्पिटल और स्कूलों में बाढ़ का पानी आ गया है। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। अब यूपी के कानपुर की तस्वीरें आपके सामने। तेज बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, इस वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कई फीट तक पानी भर चुका है, गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। पानी इतना अधिक भर चुका है, पुलिस की गाड़ी निकलना भी बहुत मुश्किल था। बड़ी खबर आपको बता दें, आज झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की, संवेदनाएं व्यक्त की। फिलहाल ये उसी वक्त की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, जहां आप देखिए किस तरीके से परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि आज सुबह झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में वो एडमिट थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिस वक्त उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम ने हेमंत सोरेन, परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी मुलाकात की, संवेदनाएं व्यक्त की। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां कल से संसद की कार्रवाई चलेगी और सरकार के बिल पर कल से चर्चा। आपको बता दें, गतिरोध दूर करने का रास्ता तैयार हो चुका है। चुनाव सुधार पर चर्चा को लेकर विचार और चुनाव सुधार पर चर्चा में एसआईआर पर भी बात संभव। हालांकि चर्चा पर अंतिम फैसला स्पीकर का होगा। अब फिलहाल किस तरीके से संसद में होगा काम, कल से क्या होगा काम, यही बड़ा सवाल। इस वक्त मेरे सहयोगी आनंद इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं आनंद। जी बिल्कुल, कल से उम्मीद है कि कल से लोकसभा में कामकाज चल सकेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है एसआईआर के मुद्दे को उठा रहा है और ये चर्चा चाहता है। उस पर सरकार का कहना है कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है और ऐसे में अगर चर्चा होती है तो जवाब इलेक्शन कमीशन कोई अधिकारी आकर यहाँ पे नहीं दे सकता। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से सुझाव दिया गया है कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा करा लीजिए, उसमें हम अपनी बात रख देंगे। लेकिन सरकार ने ये बात जो है स्पीकर के ऊपर छोड़ दी है। लेकिन आज जो बैठक हुई थी उसमें सरकार ने विपक्ष को साफ कर दिया है कि कल से लोकसभा की कार्रवाई चलेगी। अगर विपक्ष को एसआईआर पे हंगामा करना है तो हंगामा करता रहे, लेकिन सरकार जो है जरूरी विधायी कामकाज है उसको पूरा कराएगी। जो तमाम बिल पेंडिंग है इस सत्र के लिए, स्पोर्ट्स बिल हो, डोपिंग बिल हो, मर्चेंट शिपिंग बिल हो, कोस्टल मर्चेंट शिपिंग बिल हो, इन तमाम ऐसे जो बिल है जो लंबे समय से लटके चले आ रहे हैं, इनको सरकार इन पर चर्चा कराएगी। इनको जी शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे, हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कैसे पक्ष और विपक्ष में बनी है बात और कल से संसद में होगा काम।